आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इंसान व्यवहार कैसे करता है? कुछ लोग इतने चार्मिंग और प्रभावी कैसे होते हैं, जबकि वहीं कुछ लोगों की बातें सुनकर ही इरिटेशन होने लगती है। कुछ लोग बहुत ही आसानी से किसी को भी मैनिपुलेट कर लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग बार बार धोखा ही खा जाते हैं। ये सब कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजी है। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर नाम की ये किताब हमें सिखाती है कि इंसान का नेचर प्रेडिक्टेबल है, और अगर हम इसे समझ लें तो हमारी लाइफ में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। अगर आपको लोगों के असली बिहेवियर की नॉलेज होगी तो आप अपनी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल करियर हर सिचुएशन में स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं। इस किताब के लेखक रॉबर्ट ग्रीन अपनी डीप रिसर्च और पावरफुल स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। लेखक ने इस किताब में इंसानी साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन, पावर डायनेमिक्स और बिहेवियर पैटर्न को डिकोड किया है, जिसे समझकर आप अपनी लाइफ में एक नए लेवल पर पहुंच सकते हैं। कई बार आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत ही फैमिलियर दिखते हैं, लेकिन थोड़े ही समय में आपको एहसास होता है कि वो आपको इमोशनली ड्रेन कर रहे हैं। या फिर कोई आपका अच्छा दोस्त, आपका फैमिली मेंबर, आपका रिलेटिव जो हमेशा आपको सपोर्ट करता है, लेकिन एक दिन अचानक आपको एहसास होता है कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपको सपोर्ट कर रहा था। तो ऐसे में आप सोचते हैं कि काश मैं पहले से ही सामने वाले को समझ पाता, और यही कमी आप अपनी लाइफ में बार बार फील करते हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमन बिहेवियर की साइकोलॉजी को सही से समझ लें तो न सिर्फ हम अपने आसपास के लोगों को डिकोड कर सकते हैं, बल्कि खुद को भी सकारात्मक रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ लोग जहाँ जाते हैं वहीं लोगों को ग्रैब कर लेते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, कोई पार्टी हो या फिर सोशल मीडिया, जबकि कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें उन्हें कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। उनके होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें यही सिखाती है कि कैसे कुछ लोग दूसरों के इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे कुछ लोग पावर को अपने एडवांटेज में यूज करते हैं, कैसे हम इन बिहेवियर के पैटर्न्स को पहचान कर अपनी जिंदगी को कंट्रोल में ले सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर समझना सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि यह एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। अगर आप लोगों की इंटेंशंस, इमोशंस और उनके हिडन मोटिव्स को डिकोड कर सकते हैं, तो कोई आपको आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बना सकते हैं, अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं और हर सिचुएशन में खुद को स्ट्रांग बनाए रख सकते हैं। इस बुक में आप जानेंगे कि कैसे आप दूसरों के रियल नेचर को पहचान सकते हैं, कैसे खुद की इमोशनल वीकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की शानदार जर्नी। चैप्टर 1, द लॉस ऑफ इरेशनैलिटी, यानी तार्किकता का नियम। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिना किसी ठोस वजह के ही गुस्सा कर बैठते हैं। हम में से कई लोग अपनी भावनाओं के प्रभाव में आकर ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसके लिए बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है कि आप किसी चीज़ को एक नज़रिए से देखने लगते हैं और उसी पर अड़ जाते हैं, भले ही हकीकत कुछ और हो? ये सब इंसानी स्वभाव की एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है। हम सभी किसी न किसी हद तक इरेशनल होते हैं, और जब हम ये मान लेते हैं कि हम पूरी तरह से तार्किक हैं, यानी हमारी बातें लॉजिकल हैं, तब वास्तव में हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। अगर हम चारों तरफ देखें तो पाएंगे कि दुनिया में बड़े बड़े फैसले भी केवल तर्क के आधार पर नहीं लिए जाते। लोग राजनीति में, बिजनेस में, रिश्तों में और अपने करियर में भी ऐसे निर्णय लेते हैं जो अक्सर उनकी भावनाओं से प्रेरित होते हैं। फिर भी हर कोई ये मानता है कि उसने बहुत सोच समझकर और तार्किक डिसीजन लिया है। एक व्यक्ति जो बहुत बुद्धिमान और वेल एजुकेटेड है, वो भी कभी कभी गुस्से में आकर ऐसा काम कर बैठता है जो उसके लिए नुकसानदायक साबित होता है। एक व्यापारी जो सालों से अपने बिजनेस में सफल रहा है, लेकिन कभी कभी लालच में आकर वो भी कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठता है और अपना सब कुछ गंवा देता है। एक नेता जो अपनी दूरदर्शिता के लिए जाना जाता है, मगर जब ईगो उसके ऊपर हावी हो जाता है तो वो गलत डिसीजन लेकर अपनी रेपुटेशन को धूमिल कर लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसानी दिमाग में भावनाएं तर्क से अधिक प्रभावित होती हैं। जब हम किसी चीज़ को लेकर भावुक होते हैं
तो हमारा ब्रेन उसे साबित करने के लिए कोई ना कोई लॉजिक तैयार कर लेता है, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। इसे ही रैशनलाइजेशन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि हम अपने गलत फैसलों को भी सही साबित करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम उन्हें स्वीकार करें और सुधारने की कोशिश करें। अगर आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं और वो कोई गलती करता है, तो आप उसे नज़रअंदाज कर देंगे या माफ़ करने के बहाने ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर वही गलती कोई ऐसा व्यक्ति करे जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो आपको वो बहुत बड़ी गलती लगने लगेगी। ये दिखाता है कि हम चीज़ों को निष्पक्ष होकर नहीं देखते, बल्कि हमारी भावनाएं हमें प्रभावित करती हैं। इसी तरह जब हम किसी चीज़ से डरते हैं, तो हमारा दिमाग उस डर को सही साबित करने के लिए कारण ढूंढने लगता है। अगर आपको लगता है कि आप असफल हो सकते हैं, तो आप उन सभी कामों पर ध्यान देने लगते हैं जो आपकी असफलता को सिद्ध कर सकते हैं। ये इमोशनल थिंकिंग हमें आगे बढ़ने से रोकती रहती है। अगर आप सच में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप और हम पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं हैं। हमें खुद को ये सवाल पूछना होगा कि क्या मेरा ये निर्णय किसी भावना से प्रेरित है? अगर हाँ, तो हमें थोड़ा हटकर सोचना होगा। हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ है, लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं को अलग रखकर सोचते हैं, तो हम पाते हैं कि वास्तव में वो इंसान हमारे खिलाफ है ही नहीं। जब हम गुस्से में होते हैं, तो हमें यही लगता है कि हमने सही रिएक्ट किया है, लेकिन शांत दिमाग से सोचने पर हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। खुद को भावनाओं से मुक्त करने की कला। महान लीडर्स और सफल लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में माहिर होते हैं। वो ये समझते हैं कि किसी भी परिस्थिति में तुरंत रिएक्ट कर देना सही नहीं है। इसके बजाय थोड़ा रुक कर सोच समझकर फैसला लेना बेहतर होता है। जब भी हम किसी इमोशन से इंस्पायर होकर कोई डिसीजन लेने वाले हों, तो हमें ये चेक करना चाहिए कि क्या हमारा डिसीजन किसी डर, क्रोध, लालच या अहंकार से प्रभावित हो रहा है। मेरी जगह कोई और होता तो वो क्या करता। अगर हम इन सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं, तो हम अपने इरेशनल बिहेवियर को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इरेशनैलिटी केवल दूसरों में नहीं होती, ये हमारे अंदर भी होती है। अपने दिमाग को अधिक रैशनल बनाने की ओर पहला कदम ये स्वीकार करना है कि हम भी गलत हो सकते हैं। भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन यदि हम उन्हें बिना सोचे समझे अपने डिसीजंस पर हावी होने दें, तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। चैप्टर सेकंड, द लॉ ऑफ नर्सिज्म, यानी कि आत्ममुग्धता का नियम। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो हमेशा अपनी ही तारीफ करते रहते हैं। वो हर बात में खुद को सबसे बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी भावनाओं को समझने की बजाय सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग ही आत्ममुग्धता के एग्जाम्पल हैं। अपने बारे में सोचना स्वाभाविक है, ये नेचुरल है, लेकिन कुछ लोग दूसरों की भावनाओं, विचारों और परेशानियों को देख ही नहीं पाते। वो अपने छोटे से दायरे में ही जिंदा रहते हैं। उनकी दुनिया का सेंटर पॉइंट केवल मैं होता है। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि ऐसे लोग हमेशा अपने बारे में बात करते हैं। अगर आप उन्हें अपनी किसी समस्या के बारे में बताएंगे, तो वो तुरंत ही उसे अपनी किसी और बड़ी समस्या से जोड़कर बताने लगेंगे। उन्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। उनके लिए सबसे जरूरी चीज उनकी खुद की छवि होती है। आत्ममुग्धता केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है जो दूसरों के सामने खुद को महान दिखाने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत गहरी स्तर पर हर इंसान के अंदर पाई जाती है। हम सब किसी न किसी रूप में आत्ममुग्ध होते हैं। जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगता है। जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमें बुरा लगता है। लेकिन जो लोग पूरी तरह से आत्ममुग्ध होते हैं, वो इस भावना को अपनी पहचान बना लेते हैं। उनके लिए दुनिया केवल उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बचपन में हर बच्चा स्वाभाविक रूप से आत्म केंद्रित होता है। एक छोटे बच्चे के लिए उसकी दुनिया बस वही होता है। वह ये नहीं समझ पाता कि उसके माता पिता भी परेशान हो सकते हैं, वो भी थक सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता, एम्पैथी विकसित करनी चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि हर कोई अपनी परेशानियों और खुशियों के साथ जी रहा है और हम अकेले इस दुनिया में केंद्र में नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग इस बदलाव से नहीं गुजरते। वो इस आत्म केंद्रित सोच के साथ ही बड़े होते हैं।
ये कई कारणों से हो सकता है। शायद उनके पेरेंट्स ने उन्हें हमेशा ये महसूस कराया कि वो स्पेशल हैं या वो दूसरों से बेहतर हैं, या फिर हो सकता है कि वो अपने बचपन में अपेक्षित यानी नेग्लेक्टेड रहे हों और इसलिए वे अब दुनिया से वही प्यार और ज्ञान पाने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें पहले नहीं मिला। अगर वो किसी कठिन समय से गुजरे हैं तो उन्हें ये महसूस होता है कि दुनिया उनके साथ अन्याय कर रही है और इसलिए वो अपने दुख को बाकी सभी चीज़ों से ऊपर रखते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में स्ट्रगल होता ही है। आत्ममुक्त व्यक्ति अक्सर अपनी ही कहानियां सुनाने में व्यस्त रहते हैं। वो आपकी बात काट कर अपनी बात रखना पसंद करते हैं। अगर आप उन्हें कुछ सुझाव दें तो वो उसे नज़रअंदाज करेंगे या फिर इसे ऐसे लेंगे जैसे आप उनकी आलोचना कर रहे हैं। वो खुद को दुनिया से अलग और विशेष मानते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें हमेशा दूसरों से बेहतर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर कोई उनकी तारीफ करता है तो वो उसे पसंद करते हैं, लेकिन अगर कोई उनकी गलतियों को उजागर करे तो वो तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। आलोचना करने वाले व्यक्ति को अपना दुश्मन मान लेते हैं। एक आत्ममुक्त व्यक्ति कभी भी किसी रिश्ते में बराबरी का संतुलन नहीं रख सकता, क्योंकि उनके लिए सबसे जरूरी चीज केवल खुद की छवि होती है। वो अपने पार्टनर की भावनाओं को नहीं समझते और अपने दोस्तों से भी सिर्फ उतना ही रिश्ता रखते हैं जितना उनके लिए फायदेमंद हो। सच्चाई ये है कि हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत आत्ममुक्ति की भावना होती है, लेकिन कुछ लोग इस स्तर तक पहुंच जाते हैं कि वो दूसरों के लिए टॉक्सिक बन जाते हैं। वो केवल अपनी दुनिया में जीते हैं और बाकी सबको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। आत्ममुक्ति से बचने के लिए हमें ये समझना होगा कि हम अकेले इस दुनिया में नहीं हैं। हमें दूसरों की भावनाओं और ज़रूरत को भी उतना ही महत्व देना होगा जितना हम अपनी भावनाओं को देते हैं। हमें दूसरों की बातों को सुनने की आदत डालनी होगी। हमें ये समझना होगा कि हर इंसान अपनी परेशानियों से गुजर रहा है और हमें हमेशा अपने बारे में सोचने की बजाय दूसरों की भावनाओं को भी समझना चाहिए। आत्ममुग्धता का दूसरा पहलू ये भी है कि हमें ऐसे लोगों से बचना होगा जो अत्यधिक आत्ममुग्ध हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल खुद की तारीफ करता है और आपकी भावनाओं को महत्व नहीं देता, तो आपको अपने इस रिश्ते के बारे में एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है। आत्ममुग्धता ह्यूमन बिहेवियर का एक हिस्सा है, लेकिन जब ये ज़रूरत से अधिक हो जाता है तो ये हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। एक बेहतर इंसान बनने के लिए हमें खुद को दूसरों की जगह रख कर देखना होगा। हमें ये समझना होगा कि हर इंसान की ज़िंदगी में उसकी अपनी समस्याएं और अपने संघर्ष हैं। असली समझदारी इसी में है कि हम खुद को दूसरे की भावनाओं से जोड़ सकें, अपनी दुनिया को मैं से हम की ओर ले जा सकें। चैप्टर 3, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग, भूमिका निभाने का नियम। आपने कभी सोचा है कि लोग असल में वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं? हर कोई एक रोल प्ले कर रहा है, एक ऐसा चेहरा दिखा रहा है जो समाज को स्वीकार्य हो, सभी को पसंद आए। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग हमेशा अपने वास्तविक रूप को छिपाने की कोशिश करते हैं और वो चेहरा दिखाते हैं जो उन्हें दूसरों को प्रभावित करने के लिए ज़रूरी लगता है। हर व्यक्ति एक किरदार निभा रहा है, एक ऐसा किरदार जिसे उसने खुद चुना है या जिसे परिस्थितियों ने उसे निभाने पर विवश कर दिया है। एक राजनेता जनता को प्रभावित करने के लिए एक अलग चेहरा अपनाता है। एक अभिनेता केवल पर्दे पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी एक किरदार निभा रहा होता है। एक बिजनेसमैन अपने ग्राहकों के सामने हमेशा आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई देता है, भले ही अंदर से वो डरा हुआ हो। हम सभी जाने अनजाने इस खेल का हिस्सा हैं। जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उसके वास्तविक स्वभाव को नहीं देखते, हम उसकी मुस्कान, उसके शब्दों और उसके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं। हमें लगता है कि वही उसका असली रूप है, लेकिन अक्सर ये केवल मुखौटा होता है। लोग अपने अंदर छिपी असलियत को बाहर आने ही नहीं देते, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर दुनिया ने उन्हें उनके असली पहचान में देख लिया तो शायद उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। हर इंसान का असली स्वभाव तभी दिखता है जब वो अकेला होता है। जब कोई हमें देख नहीं रहा होता है तब हम असल में वैसे होते हैं जैसे हम हैं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बनावटी मुस्कान के।
लेकिन जैसे हम किसी के सामने आते हैं, हमारा अभिनय शुरू हो जाता है। हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी भाषा को, सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं और खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसा हमें लगता है कि सामने वाले को पसंद आएगा। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें डिसिप्लिन दिखना पड़ता है, भले ही हमारा मन शरारत करने का रहता हो। जब हम नौकरी पर जाते हैं तो हमें हमेशा प्रोफेशनल और आत्मविश्वासी दिखना होता है, भले ही अंदर से हम घबराए हुए और डरे हुए ही क्यों ना हों। जब हम समाज में होते हैं तो हमें अच्छा, दयालु और समझदार दिखना होता है, भले ही हमारे मन में असली भावनाएं कुछ और ही चल रही हों। लोग ये भूमिकाएं इसलिए निभाते हैं क्योंकि ये उन्हें समाज में स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस दिलाता है। एक कर्मचारी अपने बॉस के सामने एक आदर्श कर्मचारी की भूमिका निभाता है। एक नेता जनता के सामने ईमानदार व्यक्तित्व का मुखौटा पहने रहता है। और एक दोस्त भी कभी कभी अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाकर वही दिखाता है जो उसके दोस्त को अच्छा लगे। अगर आप लोगों को ध्यान से देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि कौन अपनी असली भावनाओं को छिपा रहा है और कौन सही बोल रहा है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि वो अंदर से असुरक्षित हो। जब कोई बहुत अधिक दयालु बनने की कोशिश करता हो तो ये संभव है कि वो अपनी असली भावनाओं को छिपा रहा है। चेहरे पर खिली हुई मुस्कान हमेशा मन की सच्चाई को नहीं दिखाती। कभी कभी आंखों में छिपा डर, हाथों की हल्की सी हलचल, आवाज का कंपन, ये सब अंदर छिपे सच को उजागर कर देता है। लेकिन इस खेल में केवल दर्शक बनकर रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस नियम को समझ जाएंगे तो आप इसे अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको किसी से कुछ हासिल करना हो तो आप भी ऐसी भूमिका कर सकते हैं कि सामने वाला आपके प्रभाव में आ जाए। आप अपने शब्दों, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने हाव भाव का इस्तेमाल करके लोगों को वो दिखा सकते हैं जो वो देखना चाहते हैं। अब यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या हमें भी इस खेल का हिस्सा बनना चाहिए? क्या हमें भी एक मुखौटा पहनकर समाज में अपनी जगह बनानी चाहिए? तो इसका जवाब इतना आसान नहीं है। आप सफल होना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि रोल प्लेइंग इस समाज का ही हिस्सा है। आपको ये सीखना होगा कि कब और कैसे खुद को इस खेल में शामिल करना है। अगर आप एक नौकरी के इंटरव्यू में हैं तो आप अपना आत्मविश्वास दिखाएंगे, भले ही आप अंदर से नर्वस हों। यदि आप किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति से मिल रहे हैं तो आप अपनी भाषा और व्यवहार को इस तरह से शो करेंगे कि वो आपसे प्रभावित हो। लेकिन साथ ही आपको ये भी याद रखना होगा कि कहीं ये भूमिका आपकी असली पहचान को न दबा दे। अगर आप हमेशा एक मुखौटा पहने रहेंगे तो एक समय आएगा जब आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आप असल में हैं कौन। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप इस नियम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी असली पहचान को ना भूलें। दुनिया एक स्टेज है और हम सभी यहाँ पर अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कोई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत सफल है, कोई ये साबित करने में लगा है कि वो बहुत खुश है, कोई अपने दुख को छिपाकर मुस्कान का मुखौटा पहने हुए है। लेकिन अगर आप इस खेल को समझ जाएं तो आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ये समझने लगते हैं कि लोग केवल वही नहीं हैं जो वो दिखाते हैं, बल्कि उनके पीछे भी एक असली चेहरा छिपा हुआ है, तब आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। आप झूठी मुस्कानों के पीछे का दर्द देख सकते हैं, बनावटी आत्मविश्वास के पीछे की असुरक्षा महसूस कर सकते हैं और दिखावे के शब्दों के पीछे की छिपी सच्चाई को पहचान सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी से मिलें तो केवल उसकी कही हुई बातों पर ध्यान न दें, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करें कि वो किस भूमिका को निभा रहा है। सबसे जरूरी बात, इस दुनिया में अपनी भूमिका को इस तरह निभाएं कि आप खुद को भी ना भूलें, क्योंकि असली जीत इसी में है कि आप दुनिया के इस खेल को खेलें लेकिन अपनी असल पहचान को खोए बिना। चैप्टर 4, द लॉ ऑफ एनवी, ईर्ष्या का नियम। जब आपके आसपास कोई सफल होता है तो आपको खुशी कम और बेचैनी ज्यादा होने लगती है। अपने किसी दोस्त की तरक्की देखकर असहज महसूस करना, ये सब कोई मामूली भावनाएं नहीं है। ये ईर्ष्या है। ये एक ऐसा जहर है जो इंसान के मन को धीरे धीरे खोखला कर देता है। हम इंसान अपने स्वभाव से ही एक दूसरे की तुलना करने के आदी हैं।
जब हम किसी को खुद से आगे बढ़ते देखते हैं तो हमारे मन में दो तरह की भावनाएं आती हैं। या तो हम उनकी सफलता से प्रेरित होते हैं या फिर अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। ईर्ष्या कोई नई चीज नहीं है, ये उतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसान की सभ्यता। इतिहास में देखें तो पाएंगे कि सबसे बड़े युद्ध, षड्यंत्र और धोखाधड़ी के पीछे अक्सर ईर्ष्या ही रही है। हम सोचते हैं कि किसी की सफलता हमें प्रभावित नहीं करती, लेकिन जब वही व्यक्ति हमसे आगे निकल जाता है तो हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। हम खुद से सवाल पूछते हैं, मैं क्यों नहीं, मेरे पास ये क्यों नहीं है, उसने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर सका। और यहीं से शुरू होता है ईर्ष्या का खेल। ईर्ष्या हमारे व्यक्तित्व को अंदर से खोखला कर देता है। यह हमें दूसरों की उपलब्धियों पर ध्यान देने और अपनी खुद की क्षमताओं को नज़रअंदाज करने के लिए मजबूर कर देता है। हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं क्योंकि हमारा पूरा ध्यान इस पर होता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है और हमें उससे आगे कैसे निकलना है। लोग ईर्ष्या को अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं। कुछ इसे खुले तौर पर दिखाते हैं। कुछ लोग आपकी सफलता को कम आंकेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे या आपकी उपलब्धियों को सिर्फ किस्मत कहकर टाल देंगे। लेकिन कुछ लोग इसे छिपा लेते हैं। वो आपकी तारीफ तो करेंगे, लेकिन उनकी आंखों और शब्दों में दर्द छिपा होगा। वो आपकी मदद करने का दिखावा तो करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर चाहेंगे कि आप असफल हो जाएं। ईर्ष्या केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है। ये कार्यस्थलों में, दोस्ती में, रिश्तों में और यहाँ तक कि परिवारों में भी देखने को मिलती है। किसी का प्रमोशन हो जाए, किसी को एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, कोई अपनी पसंद का करियर बना ले, बस यही वो पल होते हैं जब ईर्ष्या हमारे मन में घर करने लगती है। ईर्ष्या को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये इंसानी स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन इसे कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। अगर हम समझ जाएं कि ईर्ष्या हमें हमारी खुद की क्षमता से भटकाने का काम करती है, तो हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ईर्ष्या को नकारात्मक भावना बनाने की बजाय इसे प्रेरणा का स्रोत बनाया जा सकता है। अगर कोई हमसे बेहतर कर रहा है तो हम उससे सीख सकते हैं, ना कि उससे ईर्ष्या करें। दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं वो केवल अपनी मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी सफल हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ईर्ष्या को सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने दूसरों की सफलता से सीखने की आदत डाली, ना कि उसे देखकर खुद को कोसने की। इसलिए अगली बार जब किसी की सफलता देखें तो ईर्ष्या महसूस करने की बजाय खुद से पूछें कि क्या मैं इस भावना को अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर हाँ, तो इसे प्रेरणा बनाएं और अगर नहीं तो इसे तुरंत अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि ईर्ष्या करके कोई आगे नहीं बढ़ता, बल्कि जो इसे पहचान कर कंट्रोल कर लेता है वही असली विनर होता है। चैप्टर 5, द लॉ ऑफ एग्रेशन, आक्रामकता का नियम। आप कभी किसी व्यक्ति के मीठे शब्दों के पीछे छिपे गुस्से और जलन को महसूस कर पाए हैं? दुनिया में हर इंसान आक्रामकता को अलग अलग रूपों में जीता और व्यक्त करता है। कुछ इसे खुलकर दिखाते हैं, कुछ इसे मुस्कान के पीछे छिपा लेते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि आक्रामकता हमारे जीवन का हिस्सा है और इसे समझना हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। आक्रामकता को अक्सर गलत समझा जाता है। जब हम इस शब्द को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में हिंसा, गुस्सा और शारीरिक संघर्ष की छवि बनती है। लेकिन असली आक्रामकता हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। ये कई बार बहुत सूक्ष्म, सटल और छिपी हुई होती है। ये केवल शारीरिक रूप में नहीं, बल्कि शब्दों, भावनाओं और मानसिक खेलों यानी माइंड गेम्स के रूप में भी सामने आती है। कुछ लोग आक्रामकता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। समाज में हर इंसान के अंदर एक न एक रूप में आक्रामकता मौजूद होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ इसे नियंत्रित करके सही दिशा में मोड़ना जानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे दूसरों के खिलाफ नफरत और बदले की भावना में बदल देते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें पोलाइट और शांत रहना चाहिए, हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, हमें अपने गुस्से को दबाना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में गुस्से को दबाना सही तरीका है, या फिर हमें इसे समझकर सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए? जब हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तो हमें कई तरह की आक्रामकता देखने को मिलती है। कुछ लोग सीधे टकराव, कन्फ्रंटेशन में विश्वास रखते हैं,
वे अपने गुस्से को खोलकर जाहिर करते हैं बिना किसी डर के। वो बहस करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए जोर लगाते हैं और कभी-कभी लड़ाई झगड़े तक करने से नहीं चूकते। ये खुले रूप में देखने वाली आक्रामकता होती है, जिसे पहचानना ईजी होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आक्रामकता को एक अलग स्तर पर ले जाते हैं। वो इसे छिपा कर रखते हैं, अपनी नाराजगी को मीठे शब्दों और दिखावे की मुस्कान में लपेट कर पेश करते हैं। छिपी हुई आक्रामकता, पैसिव अग्रेशन, सबसे खतरनाक होती है। ऐसे लोग सीधे लड़ाई नहीं करते, बल्कि दूसरों के खिलाफ गुप्त रूप से साजिश रचते हैं। वे दूसरों की सफलता में अड़चन डालते हैं, पीठ पीछे बुरा बोलते हैं और दिखावे के रिश्ते निभाते हैं। वो कभी खुलकर अपना गुस्सा नहीं दिखाते, लेकिन उनके मन में जलन और नफरत भरी रहती है। वे सामने से तो आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन आपकी नाकामयाबी का इंतजार भी करेंगे। कई बार हम खुद भी इस आक्रामकता का शिकार हो जाते हैं। जब हमें दबाया जाता है, जब हमें अनदेखा किया जाता है, जब हमारी मेहनत का श्रेय कोई और ले जाता है, तब हमारे अंदर भी आक्रामकता जन्म लेती है। जो लोग आक्रामकता को समझ जाते हैं और इसे नियंत्रित कर लेते हैं, वो अपनी एक मजबूत पहचान बना पाते हैं। इतिहास में जितने भी महान नेता, बिजनेसमैन और प्रभावशाली लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी आक्रामकता को सही दिशा में मोड़ने की कला सीख ली थी। वो अपने गुस्से और आक्रामक ऊर्जा को नष्ट करने की बजाय इसे अपने लक्ष्य को पाने में लगाते थे। उन्होंने टकराव से बचने के बजाय उसका सामना करना सीखा। आक्रामकता को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, ये हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है। लेकिन इसे समझकर सही दिशा में इस्तेमाल करके इसे हम अपनी ताकत बना सकते हैं। जब कोई हमें चुनौती देता है, हमें कमज़ोर साबित करने की कोशिश करता है, तो हमें उस ऊर्जा को अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगाना चाहिए, ना कि उसे नफरत और बदले की भावना में बर्बाद करना चाहिए। इसलिए अगली बार जब आपको अपने अंदर गुस्से की लहर महसूस हो, तो खुद से पूछिए कि क्या मैं इसे बेकार की लड़ाई में बर्बाद करने वाला हूँ या इसे अपनी सफलता का हथियार बनाने वाला हूँ। क्योंकि आक्रामकता को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में सफल हो पाता है। चैप्टर 6, द लॉ ऑफ कन्फर्मिटी, भीड़ के अनुसरण का नियम। आपने कभी खुद को भीड़ का हिस्सा बनते हुए पाया है, बिना ये सोचे कि आप सच में ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने कभी किसी ट्रेंड को सिर्फ इसलिए अपनाया है क्योंकि बाकी सब वही कर रहे थे? हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि समाज, संस्कृति और हमारे आसपास मौजूद लोग हमें उस दिशा में ढकेलते हैं जहां हम बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। ये एक अदृश्य ताकत है जो हमारी सोच, हमारी पसंद और हमारे सपनों को भी नियंत्रित करती है। इंसान सामाजिक प्राणी है। हम जन्म से ही एक समुदाय का हिस्सा होते हैं और हमें इस बात की परवाह होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमें अलग या अजीब समझा जाए। इसी वजह से कई बार हम अपने असली विचारों और इच्छाओं को दबाकर वही रास्ता चुनते हैं जो बाकी सबने चुना है। ये भीड़ के प्रभाव, हर्ड मेंटेलिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ट्रेंड को फॉलो करना या भीड़ का अनुसरण करना हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार समाज के नियम और परंपराएं हमें सुरक्षा और स्टेबिलिटी देने में मदद करती हैं। लेकिन जब यह अनुसरण आंख बंद करके किया जाता है, बिना तर्क और समझ के किया जाता है, तब ये खतरनाक साबित हो सकता है। जब हम सिर्फ इसलिए कोई फैसला लेते हैं क्योंकि सब यही कर रहे हैं, तब हम अपनी खुद की सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं। वैसे ये प्रवृत्ति हमारे जीवन के हर हिस्से में मौजूद है। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाना ही सफलता की निशानी है। जॉब में हम वही काम करते हैं जो समाज में सम्मानित माना जाता है, बिना ये सोचे कि क्या वास्तव में ये हमें खुशी देता है। सोशल मीडिया इस नियम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब कोई नया ट्रेंड आता है तो लोग बिना सोचे समझे उसे फॉलो करने लगते हैं। कोई नया फैशन, कोई नया विचार, कोई नया चैलेंज, लोग इसे अपनाने के लिए उत्सुक रहते हैं क्योंकि वो भीड़ से अलग नहीं दिखना चाहते। वो नहीं चाहते कि लोग उन्हें आउटडेटेड समझें। इतिहास गवाह है कि जब जब लोगों ने बिना जाने समझे भीड़ को फॉलो किया है, तब तब समाज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। कई बड़े युद्ध, सामाजिक उथल पुथल, आर्थिक संकट, ये सब भीड़ के अंधे अनुसरण का नतीजा रहा है। बिना ये सोचे कि वास्तविकता क्या है,
केवल इसलिए किसी विचार को लोग अपना लेते हैं क्योंकि बाकी सब उसे सही मान रहे होते हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब असली लीडर्स और बदलाव लाने वाले लोग खड़े हो जाते हैं। जो लोग भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं, वही दुनिया में कुछ नया और क्रांतिकारी करने में सक्षम होते हैं। अगर आप इतिहास के महान लोगों को देखेंगे, तो पाएंगे कि वो कभी भी आम भीड़ का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने हमेशा सवाल किया, उन्होंने हमेशा अपने रास्ते खुद चुने। वो इस डर में नहीं रहे कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि मैं नया क्या कर सकता हूँ। इसलिए अगली बार जब आप किसी भीड़ का हिस्सा बनने लगें, तो खुद से पूछिएगा कि सच में मैं ये अपने मन से कर रहा हूँ या सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाकी सभी लोग यही कर रहे हैं। अगर आप दूसरों को देख कर रहे हैं, तो यही समय है खुद को पहचानने का, अपनी सोच को दिशा देने का और इस भीड़ से बाहर निकलकर अपनी अलग पहचान बनाने का। क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने भीड़ का अनुसरण करने की बजाय भीड़ को एक नई दिशा दी है। चैप्टर 7, द लॉ ऑफ डेथ डिनायल। मृत्यु के भय का नियम। आपके जीवन में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का डर। ये मृत्यु के डर की भावना है जो हमें जीवन भर सताती है। हम स्वीकार करें या ना करें, हम में से अधिकांश लोग मौत के बारे में सोचने से बचते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम मौत के डर का सामना करें, तो ये हमारे जीवन को और भी अधिक अर्थपूर्ण नहीं बना सकता? मृत्यु के भय को समझना और स्वीकारना शायद सबसे कठिन कार्यों में से एक है। हम हमेशा ये मानते हैं कि मृत्यु दूसरों के साथ ही होगी, लेकिन खुद के साथ नहीं। हम अपनी मृत्यु के विचारों को अपने दिमाग से बाहर रखते हैं। हम अपनी उम्मीदों, सपनों और कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें लगता है कि मृत्यु हमारे जीवन का हिस्सा है ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि मृत्यु का डर ही हमारे जीवन को कंट्रोल करता है। हमारी सबसे बड़ी चिंता ये है कि हम अधूरी जिंदगी जीकर चले जाएं। यही कारण है कि हम अपनी जिंदगी के सभी फैसले करते समय भविष्य में आने वाली मृत्यु को नकारते रहते हैं और जो हमें समय पर करना चाहिए करना या सोचना शुरू कर देते हैं। हमारा डर अक्सर हमारी उम्मीदों से मेल खाता है। हम खुद से कहते हैं अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो मेरी जिंदगी की शुरुआत है, मैं सपने पूरे करूंगा। लेकिन फिर धीरे धीरे समय निकल जाता है और हम अपने ख्वाबों को टालते जाते हैं। मृत्यु के विचारों से बचने के लिए ये अनजाने में हमारी गति को धीमा कर देता है, क्योंकि हम मरने से डरते हैं लेकिन जीवन जीने का तरीका भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो समय हम बर्बाद कर रहे हैं वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। हम सभी ने कभी न कभी अपने अंदर मौत के डर को महसूस किया होगा। जब किसी करीबी की मौत होती है तो हमें लगता है कि हमें भी ऐसा ही होना है। उसी क्षण में हम महसूस करते हैं कि जीवन कितनी नाजुक चीज़ है और हम कितनी जल्दी से इसे खो सकते हैं। हम जो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं करते, वही एक पल में सोचते हैं, अगर मेरी भी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। ये डर हमारी पूरी जीवन शैली को बदल देता है। लेकिन मृत्यु के इस डर का एक और पहलू है जो शायद हम समझ ही नहीं पाते। यह डर हमें उस दिशा में प्रेरित करता है जहां हम अपने जीवन का मूल्य समझ सकते हैं। जब हमें मृत्यु के विचारों का सामना होता है तो हमें एहसास होता है कि जीवन सीमित है और हर पल कीमती है। मृत्यु के डर से न केवल हम बचने की कोशिश करते हैं, बल्कि यह हमें खुद से सवाल करने का मौका देता है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। दूसरी ओर जो लोग मृत्यु को नकारते हैं वो अपने जीवन के उद्देश्य से भटकते हैं। वो हर कदम पर भय महसूस करते हैं, उनका जीवन अधूरा रह जाएगा। वो समय का उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि मृत्यु कभी दूर नहीं जाती। वे बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उद्देश्य के अपना जीवन जीते जाते हैं। लेकिन असली समझ ये है कि जब हम मृत्यु के डर का सामना करते हैं, इसे स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। हम हर दिन को इतना मूल्यवान बना सकते हैं कि हमें यह न लगे कि हमने अपनी जिंदगी खो दी। जब हम मृत्यु को नकारने की बजाय उसे एक सच्चाई के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हमें अपने जीवन की वास्तविकता को समझने का मौका मिलता है। हम अपनी सेवाओं, अपनी शक्तियों और अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं। जब हम मृत्यु को स्वीकार करते हैं तो हम जीवन को पूरी तरह से जीने का साहस जुटा पाते हैं। यह हमें अपने सपनों का पीछा करने, अपने डर को पार करने और जीवन के हर पल को सच्चे दिल से जीने की प्रेरणा देता है। मृत्यु को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि हम इसे जल्दी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और मूल्यवान बना सकते हैं।
द लॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर नाम की इस किताब का कंक्लूजन ये है कि मानव स्वभाव जटिल और रहस्यमय है। हर व्यक्ति के अंदर गहरे दावे, इमोशंस और विचार चलते रहते हैं, जिनका पूरी तरह से अनुमान लगा पाना मुश्किल है। लेकिन जब हम इन नियमों को समझने लगते हैं, तो हम न सिर्फ दूसरों के व्यवहार को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, बल्कि खुद को भी एक नए नज़रिए से देख सकते हैं। ये नियम हमें सेल्फ अवेयरनेस और संवेदनशीलता के महत्व को बताते हैं और हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम अपने और दूसरों के बीच के रिश्ते को और भी मजबूत और प्रभावशाली बना सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर आक्रामकता, ईर्ष्या, भय और अन्य भावनाएं छिपी हुई होती हैं। जब हम इन भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें समझते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में बेहतर फैसले ले सकते हैं और रिश्तों में गलतफहमियों को कम कर सकते हैं। यही नहीं, इन मानव स्वभाव के नियमों को समझकर हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम जिस तरह से दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं, वही हमें वापस मिलता है। इसलिए खुद को समझने और दूसरों को समझने की कोशिश करना न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे जीवन को और भी प्रभावशाली बना सकता है।